हेलो एवरीवन। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एमपी व्यापम सब इंजीनियर का पेपर। ठीक है, जो व्यापम मध्य प्रदेश द्वारा कंडक्ट किया जाता है, क्योंकि इसकी वैकेंसी शायद आने वाली है। ठीक है, शायद अगले कुछ महीनों में। तो हम इसकी प्रिपरेशन यानी कि पेपर के द्वारा, प्रीवियस ईयर पेपर्स के द्वारा करते हैं। तो ये 2016 का पेपर है। ठीक है, तो 2016 का पहले हम पेपर सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे कि पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें कि टेक्निकल, नॉन टेक्निकल में भी क्या पूछा जाता है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एनर्जी सेविंग्स पोटेंशियल ऑफ वेरिएबल टॉर्क एप्लीकेशन कंपेयर टू कांस्टेंट टॉर्क एप्लीकेशन इज। तो आपसे पूछा गया है कि वेरिएबल टॉर्क एप्लीकेशन का अगर कांस्टेंट टॉर्क एप्लीकेशन कंपेयर करें तो एनर्जी सेविंग्स कैसी रहेगी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि वेरिएबल टॉर्क एप्लीकेशन की जो एनर्जी सेविंग रहेगी वो ज़्यादा अच्छी होगी एज़ कम्पेयर टू द कांस्टेंट टॉर्क एप्लीकेशंस, है ना। क्योंकि हम वेरिएबल टॉर्क एप्लीकेशंस में कई अपने हिसाब से सेविंग्स कर सकते हैं एनर्जी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फॉर गिवन alternating voltage find the value of frequency B equals to 210 sin 214t। ठीक है, तो आपसे B इक्वल टू पी एम साइन ओमेगा टी दिया है, यानी कि आपसे फ्रीक्वेंसी पूछी है। तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई है, जो कि 214 के बराबर है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ओमेगा की वैल्यू कितना है। 1 मिनट। ओमेगा इक्वल्स टू इधर 2 पाई एफ है, 2 पाई एफ, जो कि आपको 314 के बराबर दिया गया है। तो इधर से आप एफ निकाल लेंगे। ठीक है, जो कि 314 अपॉन 2 पाई हो जाएगा। तो यू विल गेट द आंसर 34 हर्ट्ज अप्रोक्सीमेटली। ओके, योर आंसर विल बी 34 हर्ट्ज। ओके, अगला क्वेश्चन है कि आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर जर्मन सिल्वर कंडक्टिंग मटेरियल। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे जर्मन सिल्वर कंडक्टिंग मटेरियल का टेम्परेचर आपसे पूछा गया है, जो आपकी वैल्यू होगी 0.00044। ओके, तो ये आपके टेम्परेचर कोफिशिएंट है जर्मन सिल्वर का। तो आप क्वेश्चंस को देखते चलिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि आपसे टेम्परेचर कोफिशिएंट की भी वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो अब अलग अलग डिफरेंट कंडक्टर्स के भी, कंडक्टिंग मटेरियल्स के अलग अलग आप याद कर सकते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट्स, जो इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फॉर हाई वैल्यू ऑफ आर्मेचर करेंट द स्पीड ऑफ अ डीसी सीरीज मोटर इज। देखिए, जब करंट की वैल्यू हाई होगी आर्मेचर की, तो जो आपकी स्पीड होगी डीसी सीरीज मोटर की वो कांस्टेंट होगी। क्यों? बिकॉज हाई वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट, यानी कि दोनों कैसे होते हैं आपके एक समय पे, मतलब पहले तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुए, है ना, क्योंकि ई वी इक्वल टू फाई एन, है ना, टॉर्क के फाई आई ए होता है और ई वी के फाई एन होता है, के फाई ओमेगा। ठीक है, तो ओमेगा और आई ए कैसे हो गए, दोनों की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन एक समय पर जब वैल्यू आर्मेचर करंट की हाई हो जाएगी तो डीसी सीरीज मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। तो आंसर कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंक्रोनस मोटर में मिनिमम आर्मेचर करंट कब अकर होता है। ठीक है, तो देखिए आप, जैसे कि हमने बी कर्व देखा होगा सिंक्रोनस मोटर का। बी कर्व में आपने देखा होगा जब मिनिमम वैल्यू आर्मेचर करंट कब होती है, जब वो मिडिल में लाई करता है, यानी कि बॉटम में लाई करता है, यानी यूनिटी पावर फैक्टर होता है। जैसा आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। अगर मैं बताना चाहूँ कि बी कर्व आप जानते हैं, जैसे कि आई ए और आई एफ के बीच में बी कर्व होता है ना। एक सेकेंड। सो आई ए और आई एफ के बीच में एक बी, आप बी कर्व जानते बनता है। और उसमें होता क्या है कि
जो यूनिटी पावर फैक्टर होता है आपका, यानी कि इस प्रकार के बनते हैं, है ना, डेट्स। और ये मिडिल वाला क्या होता है आपका, एक फुल लोड के लिए होता है, पहला वाला फुल लोड, सेकंड वाला हाफ लोड, और थर्ड वाला नो लोड के लिए, है ना। तो इस लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, इस राइट हैंड साइड में क्या होता है, इस लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, पावर फैक्टर 0.8 लैग होता है ना, और इस राइट हैंड साइड में 0.8 पावर फैक्टर लीड होता है, और बीच में क्या होता है, यूपीएफ, यूनिटी पावर फैक्टर, है ना। तो बी कर भी आप जानते हैं कि क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किसके बीच बनता है, आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच, है ना। तो ये लैगिंग रीजन है, लैगिंग रीजन, और ये लीडिंग रीजन है, मिडिल वाला आपका यूपीएफ का रीजन है। आपसे यही क्वेश्चन में पूछा गया था, है ना, कि मिनिमम आर्मेचर करंट कहाँ पर होगा, एट यूनिटी पावर फैक्टर। ओके, अगला क्वेश्चन है कि व्हेन अ 3 फेज सप्लाई इज गिवन टू द स्टेटर ऑफ मोटर। जैसा कि आप जानते हैं सिंक्रोनस मोटर का आप वर्किंग प्रिंसिपल, जब आप 3 फेज सप्लाई प्रोवाइड करते हैं सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर पे, तो एक रिवॉल्विंग फील्ड जो होती है वो प्रोड्यूस हो जाती है, जो कि सिंक्रोनस स्पीड पे घूमने लगती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए कि रिवॉल्विंग फील्ड एट द सिंक्रोनस स्पीड इज सेट अप। अगला क्वेश्चन है कि आपको इक्वेशन दिखाई दे रही होगी, क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंटेशन से है कि टॉर्क इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू जो है टी डी इक्वल टू एन बी ए आई, ठीक है। तो आपसे पूछा है बी क्या है आपका, ठीक है। तो बी आप क्या दिखाई दे रहा है, आप जानते हैं इजी फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रजिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स इज अफेक्टेड बाय। तो जो कंपोजिशंस होता है और प्रेशर और टेम्परेचर तीनों पे आपकी रजिस्टिविटी डिपेंड करती है, क्योंकि यू नो द फॉर्मूला आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। रो आपकी क्या है, रजिस्टिविटी है, ठीक है। तो रजिस्टिविटी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, कैसे, जैसे एक और फॉर्मूला के बताऊँ तो आर इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, है ना। क्योंकि अलग अलग जो मटेरियल्स होते हैं, यानी कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स और आपका इंसुलेटर, तो कैसे डिपेंड्स करते हैं आपकी रजिस्टिविटी उन तीनों पे, ठीक है। और कंपोजिशंस आप जानते हैं, ठीक है, जो भी मटेरियल से आप बनाते हैं, किस प्रेशर के सारे बनाया जाता है उसको, तो इन तीनों पैरामीटर्स पे आपकी रजिस्टिविटी डिपेंड करती है। क्वेश्चन है कि अगर डीसी सीरीज मोटर का फ्लक्स रिड्यूस कर दिया जाए तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी। तो देखिए E इक्वल टू के फाई ओमेगा होता है ना, और फिर आपसे पूछा गया कि फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो टॉर्क इक्वल टू के फाई आई होता है। E इक्वल टू के फाई ओमेगा तो पहले आप जान लीजिए, E इक्वल टू के फाई ओमेगा। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि एक सेकेंड, E इक्वल टू के फाई ओमेगा। तो जब आपका स्पीड यानी कि ए जो होगा वो रिड्यूस होगा, तो फाई की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट तक जाएगी, है ना। तो आंसर क्या होगा आपका, बी ऑप्शन होगा कि ओमेगा आपका रिड्यूस हो रहा है तो फाई आपका फोर्स बढ़ेगा, ठीक है। इन अ डीसी मशीन द मैक्सिमम लॉसेस अकर ड्यू टू, ठीक है। तो डीसी मशीन में मैक्सिमम लॉसेस जो होते हैं वो आपके कॉपर लॉसेस होते हैं, ठीक है। एज कंपेयर टू एन एम्पलीफायर, एक ट्रांसफार्मर क्या नहीं कर सकता, ठीक है। तो एम्पलीफायर आप जानते हैं कि एम्पलीफायर क्या कर सकता है कि जो आपका आउटपुट पावर है उसको इंक्रीज कर सकता है ना, एम्पलीफाई कर सकता है, लेकिन ट्रांसफार्मर ऐसा नहीं कर सकता।
So increase the output power is the right option. नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इन अ कन्वेंशनल शेडेड पोल मोटर कैन बी रिवर्स्ड बाय, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं शेडेड पोल मोटर में, ठीक है, अगर हम स्टेटर पोल्स 180 डिग्री पर रिवर्स कर दें तो जो रोटेशन जो डायरेक्शन होती है वो आपकी रिवर्स्ड हो जाएगी, ठीक है। तो रिवर्सिंग द स्टेटर पोल्स 180 डिग्री इज योर राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि विच फंक्शन कैन नॉट बी स्पेसिफाइड फॉर ऑल टाइम्स बाय सिंपली नोइंग अ फाइनाइट सेगमेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि कौन सा भी फंक्शन आपसे पूछा गया कि स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है, किसी भी फाइनाइट सेगमेंट वैल्यू के लिए सिंपली, तो नॉन पीरियडिक फंक्शन, एब्सोल्युटली नॉन पीरियडिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है इधर जो कि स्पेसिफाइड नहीं है किसी भी वैल्यू के लिए, किसी भी फाइनाइट वैल्यू के लिए। क्वेश्चन है कि वन फाइंड द एवरेज करंट फ्लो इन द वायर, ठीक है। तो एवरेज करंट कैसे निकालेंगे कि आप जानते हैं कि 1.6 × 10⁻19 आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और आपसे 10⁻20 आपको टोटल इलेक्ट्रॉन्स क्वेश्चन में दिए हैं जो कि ड्रिफ्ट हो रहे हैं सेक्शन पर सेकेंड, ओके, 10⁻20। सो 1.6 × 10⁻−19 × 10⁻20, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 16 एम्पियर। अगला क्वेश्चन यह है कि मशीन कम्यूटेशन का डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। तो कम्यूटेशन हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका डिसएडवांटेज यह है कि हमें स्पीड रेंज जो होती है वो रेस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी, है ना, कुछ प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, मतलब प्रतिबंध रहेगा, स्पीड रेंज लिमिटेड रह जाएगी। और दूसरी चीज़ कम्यूटेटर लगाने से डीसी मशीन का साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। So both of the above is your option. Cooling time constant is denoted as tau. The dash faults are due to short circuits in conductors, ठीक है। कंडक्टर्स में जब शॉर्ट सर्किट अकर होता है तो कौन से फॉल्ट होते हैं, डेट आर शंट फॉल्ट, ओके। सो शंट फॉल्ट्स आर occurs due to the short circuits in conductors. All transmission and distribution systems are, answer is 3-phase systems. देखिए कितने कुछ questions so simple, okay, so we can read and skip it, skip in the way, जल्दी से टिक कर देना है। ग्रुप ड्राइव का पावर फैक्टर कैसा होता है, ग्रुप ड्राइव का पावर फैक्टर लो होता है, ओके, बिकॉज जब हम ग्रुप ड्राइव का यूज़ करते हैं तो एक्स्ट्रा करंट कैन ओवरलोड द पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ओके। सो उस कारण की वजह से आपका ग्रुप ड्राइव का पावर फैक्टर कम हो जाता है। कौन सी ब्रेकिंग हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स occurs when the energy stored in the rotating mass which dissipated in an electrical resistance। तो जैसा कि आप जानते हैं इस केस में आप डायनेमिक ब्रेकिंग को यूज़ करेंगे, किस कंडीशन में, जब when the energy stored in the rotating mass is dissipated in an electrical resistance। so option A is your right answer, डायनेमिक ब्रेकिंग। कौन सी बस में मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल आपको नोन होता है, ठीक है, कौन सी वैल्यू आपको नोन होती है, ठीक है। तो स्लैक बस जैसा कि आप जानते हैं उसमें मॉड ऑफ बी और डेल्टा ओ नोन होता है, और अननोन क्वांटिटीज कौन सी होती है आपकी, एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर, पी एंड क्यू।
The next question is that find the impedance if a pure resistance of 150 ohm is in series with pure capacitance of 180 microfarads. So here voltage is given 150 volt and 50 hertz frequency is there. Okay, R value is 150 ohm and C is 180 माइक्रोफैरेड. तो हमको XC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि 1/ω/C होती है, तो 1/2πfc है ना. तो कैसे आप इसको फाइंड करेंगे आपको बता देता हूँ. ठीक है, तो XC फाइंड कर लेना है आपको 1/ω/C. टू पाई 50 इंटू 180 माइक्रोफैरेड. ओके, सो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको XC की वैल्यू निकल के आ जाएगी. फिर आप जानते हैं इम्पीडेंस क्या होता है आपका, Z इक्वल्स टू √R² प्लस Z². ठीक है, और Z की वैल्यू क्या होती है आपकी XL माइनस XC. XL क्या है इधर 0, आपको XC की वैल्यू पुट कर देना. तो वी विल गेट योर आंसर इजली. द आंसर विल बी 151 ओम. अगला क्वेश्चन यह है कि द कंट्रोल सिस्टम इन विच द आउटपुट क्वांटिटी हैज नो इफेक्ट अपॉन द इनपुट क्वांटिटी. उसको बोलते हैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में आउटपुट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इनपुट पे. वेरिएबल स्पीड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड विद. तो वेरिएबल स्पीड आपको सॉफ्ट स्टार्टर कंट्रोलर्स में ऑब्टेन नहीं हो पाती है. ओके, बाकी डीसी मोटर कंट्रोलर, डेरिवेटिव कंट्रोलर, एसी एंड डीसी कंट्रोलर्स, ये सब वेरिएबल स्पीड कंट्रोलर्स हैं. ठीक है, एसी मोटर कंट्रोलर्स और डेरिवेटिव एसी डीसी कंट्रोलर्स ये सब यूज होते हैं आपके इंडस्ट्री पर्पज़ के लिए. सॉफ्ट स्टार्टर कंट्रोलर आपका कोई भी वेरिएबल स्पीड कंट्रोलर नहीं है. एप्लीकेशन ऑफ ऑक्यूपेंसी सेंसर्स इज वेल suited for. ओके, मैं फिर से आपको बोलता जाता हूँ कि क्वेश्चन को देखिए कि किस प्रकार का क्वेश्चन है और कहाँ किस सब्जेक्ट से पूछा गया है. जैसे कि ये क्वेश्चन है आपका एप्लीकेशन ऑफ ऑक्यूपेंसी सेंसर्स इज वेल suited for. तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर्स. ओके, तो एनर्जी एफिशिएंसी से टॉपिक है. ठीक है, पिछला क्वेश्चन भी एनर्जी एफिशिएंसी से था. तो कहाँ से टॉपिक लिए जाते हैं इस व्यापम के एग्ज़ाम में, तो वो भी आप ध्यान रखते हुए चलें. ठीक है, तो इसमें जो आंसर है मूवमेंट और नॉइस डिटेक्टर इन रूम स्पेस. ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे पूछे जाएंगे जो कि डिप्लोमा बेसिस पे हैं. ठीक है, मोस्टली द क्वेश्चंस आर ऑन डिप्लोमा बेसिस. लेकिन लास्ट टाइम जो पेपर आया था, जो भी शायद 17 वाला जो, उसमें कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ कोर्स भी थे. ठीक है, तो डेट डजंट मैटर, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती. सो आप आसानी से सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं. पूछा गया है कि जो मोटर की नेम प्लेट होती है उस पर कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल होती है. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको अवेलेबल होती है, जैसे कि उसकी रेटिंग, कितने एचपी की मोटर है, कितना आरपीएम है उस मोटर का, फ्रेम का मॉडल. ओके, ये सब चीज़ें. क्वेश्चन यह है कि डिज़ाइन ऑफ इंसुलेशन फॉर सिस्टम्स अबव 400 kV इज बेस्ड अपॉन. तो 400 kV के लिए जो इंसुलेशन
आपको डिज़ाइन किया जाता है सिस्टम के लिए, वो होता है आपका स्विचिंग सर्जेस के लिए, ठीक है। वो स्विचिंग सर्जेस पर डिपेंड करता है 400 kb पे। कॉपर बिहेव्स एस, तो ये बिना देख लगा देना है आपको, कंडक्टर ऑलवेज। सो कॉपर बिहेव्स एस कंडक्टर ऑलवेज। क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रिक मोटर विथ कांस्टेंट आउटपुट पावर will have a torque speed characteristics in the form of, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 तक जाना ही नहीं पड़ेगा, आंसर आपका बी है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द स्पीड एक्सिस, ठीक है। सो एक इलेक्ट्रिक मोटर जिसका कांस्टेंट आउटपुट पावर है, तो उसकी टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है, जो आपकी स्पीड एक्सिस होती है टॉर्क और ओमेगा के ग्राफ में, तो उसमें क्या होता है, straight line parallel to the, so straight line parallel to the speed axis. During no load test an induction motor draw power, okay, so no load test यानी कि ओपन सर्किट टेस्ट, आप जानते हैं ओपन सर्किट टेस्ट किस लिए यूज होता है, कोर लॉस और बेंडेज एंड फ्रैक्शन लॉसेस के लिए, और शॉर्ट सर्किट लॉस एक कॉपर लॉस के लिए। सिंगल फेज एसी मोटर में कंडेंसर का क्या काम है, सो कंडेंसर का आपका काम होता है कि जो आपके फेजेस हैं उनको स्प्लिट करना, ठीक है। तो सिंगल फेज एसी मोटर में कंडेंसर का यूज हम फेज को स्प्लिट करने के लिए करते हैं। डीसी मोटर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, तो डीसी मोटर का कंस्ट्रक्शन सेम होता है डीसी जनरेटर जैसा, ठीक है, लेकिन फ्रेम कंस्ट्रक्शन उसका कैसा होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मोटर इज सेम बट डिफरेंट इन फ्रेम कंस्ट्रक्शन। इंटरपोल्स का यूज हम क्यों करते हैं, तो इंटरपोल्स का यूज हम करते हैं, जो कम्यूटेटर होता है उस पर स्पार्किंग को रिड्यूस करने के लिए। कम्यूटेटर का काम आप जानते हैं, जनरेटर के केस में एसी को डीसी में कन्वर्ट करना और मोटर के केस में डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। द टॉर्क ऑफ एन इंडक्शन मोटर इन सिंक्रोनस watt is equal to, synchronous watt means power, so the torque of an induction motor in synchronous watt is equal to watt at rotor speed। सिंक्रोनस मोटर का टॉर्क किसके बराबर होगा, उसके स्पीड के रोटर के पावर के बराबर, सो वॉट्स एट रोटर स्पीड इज योर आंसर। व्हाट इज द कोअर्सिव मैग्नेटिक फोर्स वैल्यू ऑफ सेरेमिक टाइप ऑफ परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल। देखिए ये क्वेश्चन जो है बेसिकली मगिंग करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चंस मगिंग करने वाले आ जाते हैं इस व्यापम के एग्ज़ाम में। आंसर आपका 200 किलो एम्पियर पर मीटर है, बट आपको ये ऐसी मटेरियल से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मटेरियल का क्वेश्चन है, तो कुछ क्वेश्चन आपको याद करने पड़ेंगे। तो बेसिक्स जो क्वेश्चन होते हैं आपको आसानी से नेट पे मिल जाएंगे, या फिर प्रीवियस ईयर मटेरियल्स के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं फॉर द एग्जाम पर्पस। एक स्टार्टर नेसेसरी होता है तो स्टार्टर डीसी मोटर, तो स्टार्टर का काम क्यों करते हैं हम कि वो जो आपकी करंट है, स्टार्टिंग करंट जो है, ठीक है, इट्स लिमिट्स द स्टार्टिंग करंट टू अ सेफ वैल्यू। सो ऑप्शन नंबर डी आपको जो दिख रहा है, स्टार्टर इसीलिए नेसेसरी है क्योंकि वो स्टार्टिंग करंट को लिमिट कर देती है टू अ सेफ वैल्यू। What happens if the field winding of a running shunt motor suddenly breaks open? एक शंट मोटर है
जो रन कर रही है और सडनली उसकी जो फील्ड वाइंडिंग है अगर वो ओपन हो जाए तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी, है ना, क्योंकि जो फील्ड प्रोड्यूस होगी, टॉर्क होगा, वो फील्ड वाइंडिंग की वजह से होगा। तो जैसे ही आपकी फील्ड वाइंडिंग ख़त्म, ऐसे आपका टॉर्क क्या हो जाएगा, ख़त्म। तो मोटर रोटेट करना बंद कर देगी, स्पीड कैसी हो जाएगी उसकी, स्लो डाउन। द स्पीड ऑफ 3-phase केज मोटर इंडक्शन मोटर डिपेंड्स ऑन, स्पीड आप जानते हैं पोल्स पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी एन एस इक्वल टू 120 F/P। द स्पीड of DC shunt motor increases if the back EMF increases, because आप जानते हैं कि E equals to K phi omega, तो E बैक EMF आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओमेगा की। Determine the absolute error of measurement if measured value of a resistance 20.65 ohm and true value 20.55 ohm. So absolute error equals to measured value minus true value, AM minus AT upon AT. So आपसे परसेंटेज नहीं पूछा है, लेकिन ओके, सो AM minus AT is your answer, which is 0.1 ohm, 20.65 minus 20.55. The function of equalizing connections in a lap wound DC generator is, ऑप्शन नंबर बी देखिए, टू अवॉइड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट्स एट ब्रशेस। यह आपका दैट्स योर आंसर। इक्वलाइजर रिंग्स, इक्वलाइजर कनेक्शंस यूज ही हम इसीलिए करते हैं क्योंकि जो ब्रशेस पे जो करंट होता है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है अनइक्वल वे में, उसको अवॉइड करना या फिर उसको इक्वलाइज करना। ओके, in a DC machine without interpoles, to get commutation improved, the brush shift angle must be, so varied with change in load। जैसे जैसे आपके लोड में चेंज आएगा वैसे वैसे ही आपका ब्रश शिफ्ट एंगल भी वेरी करता रहेगा, ठीक है। तो आंसर नंबर ए, varied with change in load. So the brush shift angle must be varied with change in load. The steady current when flowing through the conductor does not distribute uniformly, rather it has the tendency to concentrate near the surface of the conductor. So the A directly definition of the skin effect. Okay, so the next question is this, रिसीविंग एंड का वोल्टेज अगर ज़्यादा हो रहा है तो लाइटली लोड और नो लोड की कंडीशन में होता है ऐसी कंडीशन जिसको हम फेनिटी इफेक्ट बोलते हैं। ओके, सो बेसिक क्वेश्चंस ऑफ पावर सिस्टम्स। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ब्रिज है। ब्रिज से क्वेश्चन पूछा गया कि विच मेथड रिक्वायर्स अ स्टैंडर्ड कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ विच द सेल्फ इंडक्टेंस इज एक्सप्रेस्ड। सो एंडरसन ब्रिज, ठीक है, ओवन्स ब्रिज फ्रीक्वेंसी के लिए होता है, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर फेस ब्रिज की 10 से ज़्यादा होती है, एंडरसन की कम। सो एंडरसन ब्रिज सेल्फ इंडक्टेंस के लिए यूज़ होता है। सो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप रीड कर लीजिए और आंसर देख लीजिए, ठीक है, बिकॉज वीडियो बहुत लंबा जाएगा, सो वेस्ट ऑफ अ टाइम। सो लाइक दिस क्वेश्चन। ओके, सो यू कैन रीड नॉन कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ पावर जनरेशन आर बोथ ऑफ द अबव। ओके, जैसे क्वेश्चन है व्हाट आर द कंसिडर एज अ पॉइंट ऑफ अ कांस्टेंट वोल्टेज इन अ सिस्टम, तो उनको हम बसेस बोलते हैं, ठीक है। तो बसेस इज योर राइट आंसर। द स्टडी ऑफ वेरियस मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन टू पावर सिस्टम नेटवर्क
इज रिफर्ड टू एज, तो इसको हम लोड फ्लो स्टडी बोलते हैं। लोड फ्लो स्टडी आपका एक पूरा टॉपिक है पावर सिस्टम 2 में, जिसमें वेरियस मेथड देखते हैं पावर सिस्टम के, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव कनेक्टेड टू मोटर्स, तो इलेक्ट्रॉनिक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का यूज़ हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमको जो स्पीड है वो वेरिएबल मिले और उसकी एफिशिएंसी क्या हो, हाई, ठीक है। तो बीएफटी मतलब वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का यूज़ हम केवल कई सारी चीज़ों को सुधारने के लिए करते हैं, खासकर की वेरिएबल स्पीड पाने के लिए। एस इन एनर्जी एफिशिएंट एप्लीकेशन for what does the slip power recovery system fit well? So slip ring induction motor, of course. What is the energy efficient transformer core made up of? तो amorphous core metallic glass alloy का यूज करते हैं हम फॉर एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफार्मर के कोर के लिए, ओके। ऑप्शन नंबर सी, amorphous core metallic glass alloy, okay. Applications of DC motors is generally restricted to a few low speed applications. So option is the problems with mechanical commutations, okay. क्वेश्चन में कहना ये चाह रहा है कि जो मैकेनिकल कम्यूटेशन होता है वही वजह है कि डीसी मोटर्स के एप्लीकेशन कुछ ही स्पीड एप्लीकेशन के लिए होते हैं ना, रेस्ट्रिक्टेड हैं, क्योंकि शायद क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में भी ये क्वेश्चन सेम था, ऐसे ही कुछ इसमें कि आपसे पूछा गया था कम्यूटेशन के बारे में, ठीक है। इफ द वोल्टेज ऑफ ट्रांसमिशन इंक्रीजेस देन वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर और वोल्टेज जो होता है वो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो डिक्रीजेस इज योर आंसर। क्रॉलिंग इंडक्शन मोटर में क्या होता है? क्रॉलिंग इज द स्पेस हार्मोनिक्स प्रोड्यूस्ड बाय वाइंडिंग करंट्स, ठीक है। जैसे कि NS/7 आपका एक क्रॉलिंग का हार्मोनिक्स का एक रूप है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि एक वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम यूज़ करते हैं, जैसे हम डायवर्टर भी कहते हैं, डीसी सीरीज मोटर में आपने सुना होगा, एक डायवर्टर का यूज़ करते हैं, तो उसके कारण हमें स्पीड क्या होती है, नॉर्मल से ऊपर मिलती है। ऐसा क्यों होता है? तो जो डायवर्टर होता है फ्लक्स को रिड्यूस कर देता है, और तो फिर आपकी स्पीड क्या हो जाती है, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि फाई और ओमेगा दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। एक सीरीज़ मोटर नो लोड पे स्टार्ट नहीं करते, क्यों? क्योंकि अगर हमने ऐसा कोशिश की तो जो स्पीड होगी मोटर की बहुत हाई हो जाएगी, जो कि डेंजरसली स्पीड होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मशीन्स आर डिजाइंड टू हैव द मैक्सिमम एफिशिएंसी एट, द आंसर इज नियर अबाउट फुल लोड। Which of the following is common cause of brush sparking in a universal motor? तो जो तीनों चीज़ें होती हैं आपकी, शॉर्ट आर्मेचर वाइंडिंग, ओपन आर्मेचर वाइंडिंग, हाई कम्यूटेटर माइका, तो ये तीनों जो केस हैं आपकी कंडीशंस हैं, इनके कारण आपकी ब्रश स्पार्किंग होती है यूनिवर्सल मोटर के केस में। इन डीसी मशीन्स द टॉर्क एंड इंड्यूस EMF आर प्रोड्यूस्ड both in motor and generator. Option number A is your answer. With 4 type transformers, the limbs are stepped to. Limbs को stepped क्यों कर दिया जाता है, ठीक है, इन 4 टाइप ट्रांसफॉर्मर्स में? बिकॉज हमको कंडक्टर का मटेरियल्स क्या होता है, रिड्यूस करना होता है। स्टेप्स आप समझते हैं ना, स्क्वायर होता है, स्क्वायर वाइज होता है, लेकिन उनको स्टेप वाइज में बना देते हैं, है ना, स्क्वायर स्टेप।
तो जैसे कंडक्टर मटेरियल रिड्यूस होता है तो हमारा I2R लॉसेस भी रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि कॉपर का जो मटेरियल है वो कम यूज़ होगा, तो कॉपर ही हमारे लॉस होते हैं जो कि I2R लॉसेस को प्रोड्यूस करते हैं। तो कॉपर कम होगा, कॉपर का मटेरियल कम होगा, तो I2R लॉसेस भी कम हो जाएंगे। For linear electromagnetic circuit, which of the following statements holds good? When field energy equals to the co-energy, field energy equals to co-energy का मतलब यह है कि लीनियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट मतलब लीनियर लॉसलेस सिस्टम्स है ना। तो जब फील्ड एनर्जी हमारी को एनर्जी के बराबर होगी तो हमारा जो सिस्टम होगा वो लॉसलेस होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट का सिस्टम होगा वो लॉसलेस होगा। लॉसलेस ध्यान रखना है, तो दोनों कंडीशंस आपके बराबर होनी चाहिए। जब दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल में ऑपरेट करते हैं, विल शेयर द लोड डिपेंडिंग, तो किस पे डिपेंड करता है वो पर यूनिट इम्पीडेंस पे, ठीक है। ट्रांसफार्मर में आप पर यूनिट की कंडीशंस पढ़ते होंगे जो कि पैरेलल की कंडीशन, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज पोलरिटी, देन सेकंड थिंग इज पर यूनिट इम्पीडेंस। अगर सिंक्रोनस मोटर इज स्विच्ड ऑन टू 3-phase सप्लाई विथ इट्स रोटर वाइंडिंग शॉर्ट सर्किटेड, तो जैसा आप जानते हैं कि इंडक्शन मोटर आप जब पढ़ते हैं तो उसके इक्विवेलेंट सर्किट में जब आप सेकेंडरी को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं तो इंडक्शन मोटर होता है ना, इंडक्शन मोटर की जैसा हो जाता है। तो इधर भी वही कंडीशन बोल रहा है कि जब 3-phase सप्लाई के साथ सिंक्रोनस मोटर को स्विच ऑन करते हैं, उसके रोटर वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, तो कैसे वर्क करेगी। स्टार्ट एंड कंटिन्यू टू रन एज इंडक्शन मोटर, बिकॉज इंडक्शन मोटर में सेकेंडरी साइड शॉर्ट सर्किटेड होता है। क्वेश्चन यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रीसाइज मेजरमेंट ऑफ सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ अ ब्रिज नेटवर्क विथ एन ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई। देखिए जो ऑप्शन नंबर डी है, ऑल्टरनेटिंग करंट ब्रिज मेथड एक कंडीशन है, मतलब मेथड है जिसमें हम प्रीसाइज वे में सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो देख सकते हैं आप, शायद दूसरा क्वेश्चन ब्रिज से आ गया। ब्रिज टॉपिक इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द व्यापम एग्जाम। The shape of a torque by slip curve of an induction motor is, ये तो आप जानते हैं कि the answer is rectangular parabola. Okay, so the shape of torque slip curve of induction motor is rectangular parabola. शायद आपको डायग्राम ध्यान हो, ठीक है, कैसे दिखाई देता है। एक मिनट, पेन। So that's a condition. कुछ ऐसा, ठीक है। सो ए आपका शेप है टॉर्क स्लिप कर्व का इंडक्शन मोटर का, जिसमें मोटर जनरेटिंग कंडीशन आपको दिखाई जाती है। एक पार्ट आपका ये मोटरिंग वाला पार्ट होता है, ये आपका जनरेटिंग वाला, और निगेटिव साइड में ब्रेकिंग वाला पार्ट। एक सिंक्रोनस मोटर जो नो लोड पे ऑपरेट कर रहा है, ओवर एक्साइटेशन के साथ, जो कि ड्रॉ कर रहा है लार्ज लीडिंग रिएक्टिव करंट एंड पावर, उसको कहते हैं सिंक्रोनस कंडेंसर। ओवर एक्साइटेशन की कंडीशन आएगी
तो कैपेसिटर का यूज़ होगा, यानी कि सिंक्रोनस कंडेंसर का यूज़ होगा। ठीक है। द फेज एंगल इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द इंड्यूस्ड EMF फेजर E and terminal voltage phasor U during the load condition of an alternator is called load angle. Okay, so the phase angle introduce होता है E and U के बीच में, उसको यानी कि टर्मिनल वोल्टेज और लोड की कंडीशन में, that is called load angle, which is represented by the delta. इस क्वेश्चन में आपसे एम्पियर टर्न्स पूछा है टोटल। इंडक्टेंस पूछा होता तो फॉर्मूले कुछ ऐसे होते, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, फॉर्मूले कुछ ऐसे होते, L = N∅/I या फिर N² μA/ लेंथ। बट एम्पियर टर्न्स सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है टर्न्स इनटू करंट, N × I। तो N आपको 100 दिया है टर्न्स, करंट आपका 2 एम्पियर, तो 100 × 2 which is 200. 200 is your answer. The question asking about the frequency selective amplifier whose gain decreases from a finite value to 0 as the frequency of sinusoidal input increases from DC value to infinite. So that is a low pass filter. Okay, so you have to read the part from the analog electronics also. Okay, analog electronics से आपको भी कुछ पार्ट्स पढ़ने होंगे, खास करके फिल्टर्स। ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। आपसे कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी पूछे गए हैं कि एक कौन सा टाइप का फिल्टर है। ठीक है, सर्किट को देख के पता लगाना पड़ता है। The ratio of lumens in the beam of a projector to the lumens given out by the lamps, उसको हम कहते हैं बीम फैक्टर। ठीक है, तो बीम फैक्टर क्या डिफाइन करता है कि ल्यूमेंस का रेशियो इन द बीम ऑफ अ प्रोजेक्टर टू द ल्यूमेंस गिवन आउट ऑफ द लैम्प्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी जूनियर इंजीनियर और सब इंजीनियर के एग्ज़ाम के लिए, इल्यूमिनेशन। ठीक है, तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आप RK राजपूत का साइट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसमें ये टॉपिक दिया गया है। सम क्वेश्चंस आर इन JB गुप्ता आल्सो, एंड ऑफ कोर्स नेट का यूज़ जरूर करना, बिकॉज गूगल सब बता देता है। द प्लॉट बिटवीन द पावर एंगल and time is, that is the swing curve. Topic is from power system 2, so power angle और time के बीच में swing curve बनता है ना। Dash is the voltage that has been selected for the HVDC transmission, that is ±500 kV. HVDC transmission topic is also इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसमें भी आपसे कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं, खास करके UPPCL में भी, जैसे कि बाईपोलर HVDC ट्रांसमिशन, यूनिपोलर, मोनोपोलर, इन तीनों केसेस कंडीशन, तीनों ट्रांसमिशन HVDC ट्रांसमिशन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि कौन सी कैसी किसमें पोलैरिटी रहती है ना, अलग अलग पोलैरिटी डिफाइन रहती है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, कैसी पोलैरिटी है, इन सबको भी आप रीड कर लेना एक बार। HVDC ट्रांसमिशन टॉपिक भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपसे एवरेज मंथली लोड फैक्टर फाइंड करने को कहा गया है। रीडिंग ऑब्टेन्ड फॉर 1 मंथ 30 दिन, किलोवाट हावर ड्रॉन पर मंथ इतना है, मैक्सिमम डिमांड 1500 किलोवाट है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 1 मिनट 10। सो
किलोवाट हावर ड्रॉन पर मंथ कितना है? 3,86,540 और मैक्सिमम डिमांड की वैल्यू है 1500। 30 दिन और 24 घंटे। That's your answer. Answer is 35.7 मीन्स 35% आपके बराबर आ जाएगा। ठीक है, किलोवाट हावर ड्रॉन पर मंथ अपॉन पीक डिमांड इंटू 30 डेज इंटू 24 आवर्स। अगर ट्रांसफार्मर का हिस्टैरिसीस लॉ 10 वॉट AC के लिए है, उसको हम DC में कनेक्ट कर दें सेम मैग्नीट्यूड पे, तो हिस्टैरिसीस लॉस 0 हो जाएंगे द केस ऑफ DC, बिकॉज ट्रांसफार्मर विल नॉट वर्क। प्राइमरी टर्म्स 1000 हैं, सप्लाई V1 250 है, V2 की वैल्यू 400 है, N2 फाइंड करना है। लाइक फर्स्ट क्लास का बच्चा जो होता है फर्स्ट ईयर का, उसके लिए क्वेश्चन था। ठीक है, B2 अपॉन B1 इक्वल टू N2 अपॉन N1 यूज़ कर लेना, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर और रजिस्टर की वैल्यू दी है, इनपुट वोल्टेज फाइंड करना है। अंडर रूट ऑफ VR² प्लस BC², सुनते रहना। तो VR² कितना हो जाएगा आपका? 80 का स्क्वायर यानी कि 6400, 60 का स्क्वायर यानी कि 3600, 6400 प्लस 3600 आपका होता है 100। तो आपको दिखाई दे रहा है एक ही ऑप्शन 100, ऑप्शन नंबर बी। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दिख जाते हैं, किस टाइप की बॉन्डिंग यूज होती है सल्फर डाइऑक्साइड में? दैट इज आयनिक बॉन्डिंग। किस मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज नहीं करते? दैट इज शेडेड पोल मोटर। इफेक्ट ऑफ स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड्स on the actuating torque of a portable instrument is the maximum when the operating field of the instrument and the stray fields are condition parallel की है कि stray magnetic fields का effect किसी भी इंस्ट्रूमेंट के टॉर्क is the maximum when the जब आपके ऑपरेटिंग फील्ड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड स्ट्रे फील्ड्स कैसी कंडीशन में हो? पैरेलल की कंडीशन, तब स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा पैरेलल की कंडीशन। अगला क्वेश्चन कि फेज मॉडिफायर को हम क्यों यूज़ करते हैं, किस में यूज़ करते हैं? सो सिंक्रोनस मशीन। तो फेज मॉडिफायर आप जानते होंगे, फेज मॉडिफायर का यूज़ हम क्यों करते हैं? इसका पर्पस लीडिंग और लैगिंग रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर्स को सप्लाई करना होता है सिस्टम में। ठीक है, which of the following industries will consume maximum power per ton of product? So aluminium is the right answer. In which type of heating following factors need to be considered? Thickness of the surface to be heated, so दोनों सेम ऑप्शन हैं, बट द आंसर इज इंडक्शन फ्रीक्वेंसी। ओके, इंडक्शन फ्रीक्वेंसी की कंडीशन में हमें सरफेस की थिकनेस को हीट करना, सो गर्म किए जाने वाले सतहों की मोटाई, ठीक है, जिसको हमें हीट करना है डेट सरफेस। क्वेश्चन इज समथिंग डिफरेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, the terminal board of a motor shown in the diagram, which type of motor is this? That's a good question.
गुड इसीलिए क्योंकि जैसे कि बीटेक वालों के लिए सो डिफ़िकल्ट ऐसे क्वेश्चंस डिप्लोमा लेवल में होते हैं। सो हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, वैसे मुझे भी मोस्टली ज़्यादा आइडिया नहीं है, पर द आंसर इसका सी है कि शंट मोटर विदाउट कम्यूटेटिंग पोल वाइंडिंग। ओके, सो ये जो आप ग्राफ मतलब डायग्राम दिख रहा है, नॉट ग्राफ, तो ये शो कर रहा है डायग्राम कि एक शंट मोटर विदाउट कम्यूटेटिंग पोल वाइंडिंग, विदाउट कम्यूटेटिंग पोल वाइंडिंग। Farad cores are used in high frequency transformer because it has high resistance, or we can say high magnetic permeability, है ना, जो कि कपल्ड होती है लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के साथ। हाई रेजिस्टेंस फेराइड कोर्स का इसीलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि ये फेराइड कोर्स हमको ट्रांसफार्मर के अंदर एडी करंट होने से प्रिवेंट करता है। ठीक है, सो इसीलिए हम फेराइड कोर को हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं कि हम एडी करंट से बचे रहें। सो हाई रेजिस्टेंस इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन, सर्किट टर्न ऑफ टाइम को डिफाइन करना है SCR के। तो SCR मतलब आप जानते हैं सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के सर्किट टर्न ऑफ टाइम का मतलब यह है कि SCR रिवर्स वाइस की कंडीशन में चले जाए वाई द कम्यूटेशन सर्किट, है ना। मतलब यही है ना कि सर्किट टर्न ऑफ टाइम मतलब कम्यूटेशन सर्किट की वजह से SCR रिवर्स वाइस की कंडीशन में चले जाए और टर्न ऑफ हो जाए। एक 4 बिट का सिंक्रोनस काउंटर uses flip-flops with propagational delay TPD 15 nanoseconds. The maximum possible time for change of state will be, answer is n into TPD, n into TPD। n आपका 4 बिट है, 4 बिट, और TPD आपका है 15 नैनोसेकेंड्स। तो पॉसिबल टाइम कितना हो जाएगा आपका 16 नैनोसेकेंड्स, 15 इंटू 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ R1। 6 वोल्ट दिया है R1 के अक्रॉस, सीरीज कनेक्शन है तो करंट सेम रहेगा 4 एम्पियर, जो आपको दिखाई दे रहा है सर्किट में 4 एम्पियर फ्लो हो रहा है। सो I इक्वल्स टू B अपॉन R। B है आपका 6 वोल्ट और सॉरी R निकालना है आपको, तो R इक्वल टू, ठीक है, तो 6 अपॉन 4 P अपॉन I विच इज 1.5 ओम। अर्थिंग का क्या पर्पस है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में, सभी जानते हैं, टू प्रोवाइड सेफ्टी अगेंस्ट शॉक। हियर द क्वेश्चन इज, एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है जिसका टर्न्स रेशियो 1:2 है and is still connected with purely resistive load as shown in the figure that's a diagram। okay, फिर आपसे बोला है कि मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉ हो रहा है 1 एम्पियर और सेकेंडरी करंट भी 1 एम्पियर है। अगर कोर लॉसेस और लीकेज रिएक्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो प्राइमरी करंट की वैल्यू क्या होगी। So here is the solution। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ठीक है। तो I1 अपॉन I2 N2 अपॉन N1 जो कि 2 के बराबर है। I1 आपका 2I2 फाइंड हो जाएगा। फेजर डायग्राम से आप देख सकते हैं कि I1 जो है वो I1 डैश का स्क्वायर प्लस I म्यू का स्क्वायर प्लस I1 डैश I1 म्यू कॉस ऑफ 90 डिग्री, ठीक है, जो कि 2.24 एम्पियर आंसर है आपका। ठीक है, तो आप पहले तो आप डायग्राम देखें, ठीक है, ग्राफ को देखें। ये आपका I1 है, ये आपका I म्यू है
और इसको मैंने माना है I1 डैश, ठीक है। आई म्यू की वैल्यू 1 एम्पियर है, I1 डैश 2 एम्पियर है, और आपको I1 यानी कि प्राइमरी करंट आपको फाइंड करना है। अब वेक्टर डायग्राम आपको I2 की वैल्यू भी दी है, ठीक है। सो वेक्टर डायग्राम आपका प्रिपेयर हो गया। कंडीशन आप जानते हैं कि I1 अपॉन I2 N2 अपॉन N1 के बराबर होता है, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। फेजर डायग्राम से आपने I1 डैश निकाल लिया है जो कि 2 एम्पियर है, ठीक है। I1 डैश 2 एम्पियर आपका निकल के आ गया। फेजर डायग्राम से I1 की वैल्यू निकालना है, जो कि फार्मूला होता है I1, आपने फार्मूला देखा होगा, कई बार देखा होगा, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2 I1 I2 कॉस थीटा। तो इस वेक्टर डायग्राम का ये फार्मूला है, ठीक है। तो उसी वेक्टर डायग्राम के फार्मूले को हम यूज़ करेंगे, I1 डैश का स्क्वायर प्लस आई म्यू स्क्वायर, I1 डैश का स्क्वायर प्लस आई म्यू स्क्वायर प्लस I1 स्क्वायर प्लस आई म्यू कॉस 90 डिग्री, ठीक है। दैट्स योर आंसर। सो 2.24 इज योर आंसर। एक इलेक्ट्रिक केबिन हीटर है, 15 एम्पियर ड्रॉ कर रहा है 110 वोल्ट पे। अगर वोल्टेज को 95 वोल्ट रिड्यूस कर दिया जाए तो करंट कितना होगा? फॉर्मूला लगा देंगे, I1 अपॉन I2 V1 अपॉन V2 V2 अपॉन V1, ठीक है। तो इससे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 3 रजिस्टर की वैल्यू दी है, पैरेलल में कनेक्टेड है 30 वोल्ट के सर्किट के साथ। करंट की वैल्यू आपसे पूछी गई है 3 ओम रजिस्टर में, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लेना, तो आपकी करंट फाइंड हो जाएगी V अपॉन R से। जब आपकी टोटल करंट फाइंड हो जाएगी तो पैरेलल सर्किट में आपकी वोल्टेज फाइंड हो जाएगी। तो आसानी से आप 3 ओम के अक्रॉस रजिस्टर की करंट फाइंड कर सकते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, आई विल नॉट डिस्कस इट, ओके, डिस्कस नहीं करेंगे आप इसको। सो सिंपल। सो आंसर आपका 10 एम्पीयर आएगा। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर की 90% के लगभग होती है। अगला क्वेश्चन है कि कंडेंसर का यूज़ हम क्यों करते हैं? पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है कि सिंक्रोनस मोटर को ऑपरेट करते हैं सिंक्रोनस कंडेंसर में ओवर एक्साइटेड की कंडीशन में। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन यह है कि एक नेटवर्क है जो कि लीनियर रजिस्टर और आइडियल वोल्टेज सोर्सेस कंटेन कर रहा है। अगर रजिस्टर की वैल्यू डबल कर दी जाए तो वोल्टेज क्या होगा? आई थिंक नॉट थिंक, डेफिनेटली कोई चेंज नहीं आएगा। अगर रजिस्टर की वैल्यू डबल कर दी जाएगी तो वोल्टेज हर रजिस्टर के अक्रॉस सेम ही रहेगा, क्योंकि द वोल्टेज सोर्सेस इज आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड द लीनियर रजिस्टर, क्योंकि पूरी कंडीशन आइडियल है। The value of current at resonance in a series circuit is affected by the value of only R, क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन में L and C reactances are neglected because they become equal. In a synchronous machine, if the field flux is ahead of armature field axis in the direction of rotation, the machine works as। अगर फील्ड फ्लक्स जो है वो आर्मेचर फील्ड एक्सिस के अहेड है, आगे की तरफ, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, तो मशीन आपके सिंक्रोनस जनरेटर की तरफ वर्क करने लगेगी, ठीक है। हाई स्टार्टिंग टॉर्क कैन बी ऑब्टेन्ड इन अ आंसर इज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, बिकॉज हम इसमें रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं क्योंकि हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क नीड ही होता है, ठीक है, नीड। सो हेयर आप लोग बता देना कि इसमें नॉन टेक का पार्ट करना है कि नहीं। तो नॉन टेक पार्ट ही इम्पोर्टेंट है कि इसमें सब 70-80 टेक्निकल में है, 70-80 सभी लोग आसानी से ले आते हैं, बट मेन पार्ट इज़ नॉन टेक पार्ट, इसमें सभी लोगों को दिक्कत होती है। ओके, सो थैंक यू। नॉन टेक का पार्ट आ जाएगा, कमेंट्स में लिख देना।
अगर चाहिए तो, ठीक है, वैसे तो मैं प्रोवाइड करा ही दूंगा। ओके, सो थैंक यू।